नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा ये कार्यक्रम कृषि को समर्पित है। कृषि में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, आगामी दिनों में आपको अपनी खेती में क्या कुछ करना है, इन सभी जानकारियों से समाहित रहता है हमारा ये कार्यक्रम। इन जानकारियों को अपनाकर ना सिर्फ आप अपनी खेती को लाभकर बना सकते हैं वरन सरल भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। जो किसान भाई अपने खेतों में कपास लगाते हैं वो बहुत अच्छा फायदा भी कमाते हैं, लेकिन कहीं से कीट आ जाए तो भाई फसल को तो नुकसान पहुंचता ही है। तो क्यों ना कीट प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाए। तो कपास में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, यही आज आपको बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीलेश रायपुरिया, सहायक प्राध्यापक हैं ये कीट शास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं कपास के खेत में हूँ जिसमें आपको कीट प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो कपास के खेत में लगभग 50% से ज़्यादा हानि रस चूसक कीटों और बॉलवॉर्म के द्वारा होती है। तो इसका रोकथाम और प्रबंधन काफ़ी ज़रूरी है। कपास में लगने वाले कुछ रस चूसक कीट हैं जिसमें कि सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड और हरा मच्छर। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कीट हैं जो कि कपास को हानि पहुंचाते हैं, तो इनकी रोकथाम करना ज़रूरी है जिससे अपनी कपास की पैदावार अच्छे से हो। इसके रोकथाम के लिए पहले हम लेते हैं सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी सफ़ेद कलर की होती है जो पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती है। सफ़ेद मक्खी पत्तियों की निचली सतह से रस चूस लेती है जिससे जो पत्तियाँ हैं ना मुरझा जाती हैं और पीली पड़ने लगती हैं। पीली पड़ने के कारण जो मुरझाती हैं पत्तियाँ, इसका कारण है वायरस। जब मक्खी रस चूसती है तो वायरस उसमें पहुंच जाता है पत्ती में, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसके बाद है अपना थ्रिप्स। थ्रिप्स जो होता है ये क्या करता है कि पत्तियों की निचली सतह पर इसका भी संक्रमण होता है। जब ये रस चूसता है तो पत्तियों में सिल्वर कलर की धारियाँ आ जाती हैं। ये थ्रिप्स की पहचान है। इसके बाद जो माहू रहता है, माहू भी यही ऐसा ही रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाता है। इसमें भी क्या करता है, जो माहू जो होता है नीचे हनी ड्यू सिक्रेट करता है, नीचे से रस चूस सकता है, पत्तियों की निचली सतह से रस चूसता है और हनी ड्यू सिक्रेट करता है। हनी ड्यू शहद जैसा स्राव जैसे चींटियाँ आती, तो ये पहचान सकते हैं कि ये माहू का संक्रमण है। अब जो रस चूसक कीट हैं जितने भी, इनकी रोकथाम करने के लिए हम काफ़ी सारे कीट नियंत्रण, एकीकृत कीट नियंत्रण अपना सकते हैं। इसमें रासायनिक भी हैं और जो बायोलॉजिकल हैं वो भी हैं। तो इसमें हम अपन सबसे पहले बायोलॉजिकल की तरफ चलते हैं, केमिकल इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके। तो इसमें पहले हैं अपन सबसे पहले तो जो बॉलवॉर्म है, जो इल्लिया वगैरह, उनके लिए अपन टी आकार की खूंटी लगा सकते हैं कम से कम 5 पर हेक्टेयर में। और जो रस चूसक कीट है जैसे सफ़ेद मक्खी, तो इसके लिए हम पीला प्रपंच लगा सकते हैं 20 से 25 पर हेक्टेयर में। ओके, इसके बाद हम इसको बदलते रहते हैं, 21 दिन बाद बदल सकते हैं। इसके अलावा हम जो बॉलवॉर्म होता है, बॉलवॉर्म के लिए हम फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप एक फनल के आकार की रहती है। इसके नीचे नेट जाली लगी हुई होती है, तो उसमें एक सेप्टा रहता है। सेप्टा को हम हर 21 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। इसको 20 से 25 फेरोमोन ट्रैप हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। और जो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, फनल फेरोमोन ट्रैप, उसको हम प्लांट से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखते हैं। तो ये जो कपास में बॉलवॉर्म लगता है, जो इल्ली, चने की इल्ली जैसा ही होता है हरे कलर का, तो इसको हम रोक सकते हैं उस चीज़ से। अब रस चूसक जो कीट आते हैं, सफ़ेद मक्खी हुआ, माहू हुआ, थ्रिप्स हुआ, इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नीम है, 5% नीम का तेल है, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे रस चूसक कीट को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो पैरासिटोड हैं, परजीवी को हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि क्राइसोपरला कार्निया एक परजीवी होता है, उसको हम उसको फील्ड में रिलीज छोड़ सकते हैं, जिससे क्या करता है, ये जो है ना परजीवी जो है ना चूसक कीटों को खा लेता है, खा जाता है। इसके अलावा हम बॉलवर्म की तरफ आते हैं। तो बॉलवर्म में क्या होता है, 3 बॉलवर्म लगते हैं। 3 बॉलवर्म में अमेरिकन बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म गुलाबी कलर का होता है, एक इल्ली जैसा रहता है, और एक स्पॉटेड धब्बेदार बॉलवर्म जिसमें डॉट करके चिन्ह रहते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं हरे कलर का जो रहता है नॉर्मली ब्राउन टाइप का, वो इल्ली वाला रहता है, चने की इल्ली जैसा। और जो पिंक रहता है गुलाबी कलर की सूढ़ी होती है, और गुलाबी कलर का हल्के गुलाबी कलर का इसका कलर भी रहता है, तो इसको हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो स्पॉटेड बॉलवर्म है, उसकी जो इल्ली रहती है उसमें स्पॉट रहते हैं हर सेगमेंट पर, तो उसको हम इससे पहचान सकते हैं। अब ये तीनों बॉलवर्म का हमें नियंत्रण करना है। तो तीनों बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए हमें एक तो हम जैसे अब हमने बीटी कॉटन या कॉटन लगाई है, तो उसके आसपास हम ऐसी क्रॉप लगाएं कि जो ये रस चूसक कीट है या बॉलवर्म है, इनको पसंद करे वो कीट। तो ऐसी क्रॉप में जैसे कि गेंदा लगा सकते हैं आसपास, तो अमेरिकन बॉलवर्म से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी क्रॉप भी लगा सकते हैं जो इन कीटों को पसंद ना आए, जैसे ज्वार, मक्का, लोबिया, ये सब जो क्रॉप है ना, हमको लगा सकते हैं कॉटन के आसपास, तो इससे भी ये बॉलवर्म से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा हम केमिकल नियंत्रण की तरफ आते हैं, रासायनिक प्रबंधन की तरफ। तो रासायनिक प्रबंधन में पहले तो हम रस चूसक कीट लेते हैं, तो रस चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए हम केमिकल की तरफ आते हैं। तो हम इमिडाक्लोपिड से हम क्या कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने से रस चूसक जो कीट हैं बीज के अंदर जाएगा वो कीट, तो हम रस चूसक जो कीट हैं उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकते हैं। सफ़ेद मक्खी वगैरह हुआ, और माहू हुआ, एफिड हुआ, इनको रस चूसक कीट हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्प्रे की बात करें तो स्प्रे के लिए रासायनिक जो नियंत्रण है, उसमें थायोमेथिक्जोम प्लस लैम्डा साइहेलेथ्रिन का 125 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इमीडा क्लोपेट और क्लोरेंट्रानफ्लोर, इसका स्प्रे हम बॉलवर्म जो होता है उसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं 135 ml पर हेक्टेयर। तो ये जो बॉलवर्म और रस चूसक कीट हैं, इन दोनों का नियंत्रण हम बायोलॉजिकल तरीके से, जैविक तरीके से और रासायनिक तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अपना जो बीटी कॉटन है उसके आसपास रिफ्यूजी के रूप में क्रॉप लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक बॉलवर्म से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है रस चूसक कीट और जो सूड़ी, जो फल वेदक कीटों के बारे में, तो इनका हम काफ़ी हद तक इन दवाइयों और अनुशंसित कीटनाशक और जैविक कीटनाशक के द्वारा हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप इन जैविक कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशकों का अनुशंसित प्रयोग करके एक वैज्ञानिक तरीके से हम आपके आसपास जो जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ कॉटन की खेती हो रही हो, तो वहाँ आसपास आपके KVK होता है, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर साइंटिस्ट रहते हैं, वैज्ञानिक, सभी एक्सपर्टाइज रहते हैं सभी विभागों के। तो आप यदि कोई भी डाउट हो आपके लिए किसी क्रॉप के बारे में, तो आप वहाँ पर जाकर आप उनको पूछ सकते हैं, और वो आपको एक अनुशंसित दवाई, अनुशंसित फसल, अनुशंसित वैरायटी के बारे में बताएंगे, छिड़काव कैसे करना है। तो यदि आपको अभी मैंने जो बताया है उसको भी आप अनुशंसित तरीके से प्रयोग करें, और समझ में ना आए तो आप KVK कृषि विज्ञान केंद्र जाकर पूछ सकते हैं आप। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाकर एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत रासायनिक प्रबंधन और ये बायोलॉजिकल प्रबंधन को अपनाकर, आप इन चीज़ों को अपनाकर आप एक कॉटन की जो फसल है उसको अच्छी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आते हैं जल्द ही। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, शीत ऋतु में सब्जियों की बाहर आई हुई होती है। बाजार में हमें अनेक विभिन्न प्रकार की सब्जियां देखने को मिलती हैं। हरी सब्जियां तो भाई भरपूर मात्रा में मिलती हैं। तो सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें, यही है जानने का विषय आज के अंक में। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल वैज्ञानिक है जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। आज हम बात करते हैं शीतकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। अभी चूंकि ये एक साल का ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जियों की खेती होती है, और अगर सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो इस समय मध्य प्रदेश में लगभग 11 लाख हेक्टेयर में सब्जी की खेती होती है, जिससे लगभग 215 लाख टन सब्जी का उत्पादन इस समय प्रदेश में हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे भारत में सब्जी के उत्पादन में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सब्जियों में इस समय शीतकालीन मौसम है, सर्दियों का मौसम है। अक्टूबर नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा सब्जियां लगती हैं। अब सब्जियां इस समय कई प्रकार की होती हैं। जो मध्य प्रदेश में सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा इस समय जो सब्जियों को लगाने का समय है वो है टमाटर की खेती इस समय हम कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन हुआ, मिर्च हुआ, हरी मिर्ची, और आपको जैसा कि मालूम है कि मध्य प्रदेश में मिर्ची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ले सकते हैं। जड़ वाली फसलों की अगर हम बात करें तो जड़ वाली फसलों में इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। इसके अलावा गाजर, मूली भी इस समय लगाने का उपयुक्त समय है। दूसरी अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं, दलहनी सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें मटर की खेती मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक पैमाने पे होती है। और अगर हम इंदौर मालवा वाला क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे हम जबलपुर वाले क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर मटर का उत्पादन व्यापक रूप से होता है। इसके अलावा जो गोभी वर्गीय सब्जियाँ एक ऐसी सब्जियाँ हैं जो दिवाली के आसपास सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनके भी लगाने का अभी उपयुक्त समय है और शीतकाल की श्रेणी में ये भी आते हैं। इसके अलावा आज के समय में पत्तेदार सब्जियों का, क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की जो होती है, खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो ऐसे में पालक, मेथी, धनिया, इनको भी, बथुआ, इनको भी हम इस मौसम में लगा सकते हैं। अब सब्जियों में कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो सीधे बुआई करके लगाई जाती हैं। उसमें तो हमको खेत को तैयार करके सीधे इनके बीज को रुपाई या बुआई करनी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे पालक हुआ, मेथी हुआ, या फिर इसके बाद हम जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं इसमें गाजर, मूली, इनको हम सीधे ही खेत में लगाते हैं। परंतु कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, बैगन हुआ, ये ऐसी सब्जियां, इसके अलावा गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, ये सीधे खेत में नहीं लगाई जाती और इसके लिए हमको पौधों को तैयार करना पड़ता है। तो पौधे तैयार करने के लिए, चूंकि आज के समय में उन्नतशील प्रजातियों की अपेक्षा जो हाइब्रिड होती है, संकर प्रजाति जिसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, उनकी तरफ किसानों का ज़्यादा रुझान होता है। और बाज़ार में निश्चित रूप से इनके बीजों की दर भी, मांग भी बहुत ज़्यादा है और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, मूल्य भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसको पूरी तरह से अंकुरण इसमें अच्छा है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको आजकल जो ट्रे होती हैं, प्रो ट्रेज होती हैं, जिसमें हम सॉइललेस मिक्सचर या मिट्टी रहित मिक्सचर, जिसके अंतर्गत हम कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट और पर्गलाइट या कोकोपीट अकेले को भी लगाकर एक एक बीज की बुआई करते हैं। और इस तरह से जब हम पौधे तैयार करते हैं तो इसमें 100% अनुदान अंकुरण आता है। और साथ में इसमें इसको हमें ध्यान रखना है कि इसको संरक्षित वातावरण में, विशेषकर जो कीट अवरोधी जाली होती है उसके अंदर ही इसको तैयार करें। और इसमें 25 से 30 दिन बाद हमको पौधा तैयार हो जाता है, उसके बाद हम खेत में इसको लगाते हैं। इसके अलावा जैसे आलू हुआ,
या लहसुन है, इसको हम जो तैयार करें, इसको हमें सीधे बुआई की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही प्याज की अगर बात करते हैं, प्याज का रकबा भी मध्य प्रदेश में बहुत है और लगभग अभी 15-20 दिन अभी इसमें प्याज में समय है जब हम प्याज को लगा सकते हैं। और प्याज को भी नर्सरी में उठी हुई क्यारियाँ बनाकर ही हमको रुपाई इसकी बुआई करनी चाहिए और लगभग 1.5 महीने बाद इसकी हमको रुपाई हम इसमें करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप खुद पौधे तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल बहुत सारी आपके जैसे ग्रामीण युवक पौधे तैयार करते हैं, नर्सरियाँ उन्होंने बना रखी हैं, तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से जो भी किस्म आप लगाना चाहते हैं उनको लगा सकते हैं। अगर किस्मों की बात करें तो मुख्य रूप से जैसे टमाटर हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा लगता है, तो टमाटर में अर्का रक्षक किस्म है जो बेंगलोर के बागवानी अनुसंधान केंद्र की एक किस्म है। इसमें कई प्रकार से रोगों से सुरक्षा मिलती है पौधों को, वो अपन लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी किस्में जो किसान भाई लगाते हैं, जैसे अभिलाष हुआ, 1057 है, साहो है, लक्ष्मी है, विराज, ये किस्में भी बहुत अधिक चलन में हैं। इसके अलावा जैसे मटर का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, तो मटर में जैसे आप देखेंगे काशी नंदिनी है, PSM 3, PSM 10, ये ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनको हम लगा सकते हैं। इसके अलावा गोभी की अगर बात करें तो जैसे गोभी में काशी अघनी है, कुआरी है, ये अच्छी किस्में हैं। और मिर्ची का क्या होता है कि प्रदेश में जैसे खरगोन है, निमाड़ है, खंडवा है, ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिर्ची की खेती होती है। इसमें कई सारी जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके कई सारे संकर बीज भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनको लेने से पहले हमको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, और दूसरा इसमें रोग से लड़ने की क्षमता है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं बागवानी सब्जी अनुसंधान केंद्र की, वहाँ की भी कई सारी किस्में जैसे सिंदूरी हुआ, गौरव हुआ, काशी अनमोल है, काशी रत्ना है, काशी तेज है, इन किस्मों को भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बैगन की बात करते हैं, बैगन भी एक बार लगाने के बाद 6 महीने 7 महीने तक उत्पादन लगातार देता रहता है। और जो भी आपके क्षेत्र में डिमांड है, कहीं पर क्या होता है छोटे बैगन को पसंद किया जाता है, कहीं पर हरे बैगन को पसंद किया जाता है, कहीं जो बड़ा वाला भटा होता है या भरते वाला बैगन होता है, तो उस आधार पे हमको किस्मों का चयन करना चाहिए जिसका बाजार मूल्य अधिक और अच्छा मिले। अगर बैगन की बात करते हैं तो इसमें काशी, तरु और कोमल, प्रकाश अच्छी किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की, तो जहाँ तक संभव हो सिंचाई के लिए टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग हमको इसमें करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उससे पानी की बचत के साथ साथ खरपतवार भी कम होते हैं और जो उर्वरक होती है इसमें घुलनशील उर्वरक भी सीधे पौधों की जड़ों के पास हम दिया जा सकता है। इसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर का भी चलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मिनी स्प्रिंकलर में मटर जैसी फसलें हुई, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, पत्तेदार सब्जियां हुई, ये सब्जियां हम इसमें मिनी स्प्रिंकलर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आलू जैसी फसलें भी मिनी स्प्रिंकलर में अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अब इसमें ध्यान रखेंगे कि सब्जियां उठे हुए बेड पे लगानी है। ड्रिप के साथ अगर प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग करते हैं तो इससे खरपतवार कम लगते हैं और साथ ही साथ इसमें एक फ़ायदा और होता है कि जो पानी है बाष्प बन के नहीं उड़ता है, तो पानी की बचत होती है और इसमें कई रस चूसक कीटों से भी सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें कि प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग इसमें करें। इसके बाद जब बात आती है उर्वरक की बात आती है, तो उर्वरक में विशेषकर इसमें 3 आधार उर्वरक होते हैं, जैसे नत्रजन, स्फुर और पोटाश होते हैं। ये तो आपको खेत को तैयार करते समय या बैड को तैयार करते समय ही देने की आवश्यकता होती है। हर फसल की मांग अलग होती है, उस हिसाब से हमको उर्वरकों का प्रयोग करना है। जहाँ तक आज के समय में जब हम टपक सिंचाई की बात करते हैं, उसके बाद जो उर्वरक होते हैं उसमें हम घुलनशील उर्वरक होते हैं, पौधों की अवस्था के हिसाब से इसमें दिया जाता है। इसमें होता है 19-19-19 होता है, 0-52-34 और 00-50। सामान्यतः जो पोटाश युक्त तो उर्वरक होते हैं जैसे 00-50, ये पौधों की बढ़वार के बाद जब फूल और फल की अवस्था आती है उस समय पे प्रयोग किया जाता है। और 19-19-19 चूंकि इसमें नत्रजन, स्फुर और पोटाश तीनों होता है, ये शुरुआती अवस्था में ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद जब पौधे में फूल आना चालू होते हैं, फल विकसित होना चालू होते हैं, तो 0-52-34 जैसी उर्वरकों को दिया जाता है। इसके अलावा जैसे टमाटर में फल फटने की भी संभावना रहती है, कई प्रकार की और भी समस्याएं आती, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो सब्जी फसलों में देने से अधिक लाभ इसमें होता है।
इसके बाद ध्यान रखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि पौधा, क्योंकि हाइब्रिड किस्में आजकल किसान भाई ज़्यादा लगाते हैं, तो इसमें हम जो उर्वरकों को छिड़काव के माध्यम से भी, अगर आपने ड्रिप नहीं लगाया है तो आप बहाव पद्धति से या क्यारी विधि से या बेड पद्धति से पानी दे रहे हैं, तो आप जो घुलनशील उर्वरक हैं उनको समय अनुसार आप छिड़काव के माध्यम से भी इसमें दे सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें खरपतवार का प्रबंधन आवश्यक रूप से करें, समय समय पर निंदाई करते रहें। इसमें हाथ से निंदाई की जाती है। आजकल छोटे ट्रैक्टर में भी निंदा यंत्र आते हैं, तो ऐसी सब्जी फसलें जिनकी कतार से कतार की दूरी होती है उनको भी उनमें आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद पौधों को सहारा देना भी बहुत आवश्यक होता है। किसान भाइयों ध्यान रखें कि जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसकी समय समय पर तुड़ाई करते रहें। तुड़ाई करने के बाद इसको अच्छे छायेदार स्थान पर इसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर लें, छटाई कर लें, और उसके बाद रंगों के आधार पे, आकार के आधार पे ही बाजार में लेकर जाएं, जिससे इसका रेट हमको अच्छा मिले। तो विपणन पे भी जितना हम उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं उतना हमको विपणन पे भी ध्यान देना है, और ध्यान रखना है कि कोई आसपास प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, बाजार हैं, उनसे पहले ही संपर्क कर लें, जिससे जब हमारा उत्पादन निकलना चालू होता है तो हमको उसका अच्छा मूल्य मिल सके। किसान भाइयों, अब आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि समय हो चला है खबरें खेती की जानने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। कृषि विश्वविद्यालय में हुआ 8वां दीक्षांत समारोह, कृषक जागरूकता कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी में प्रशिक्षण और लहसुन की बुआई के लिए डिबलर। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कृषि विश्वविद्यालय में हुआ 8वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को लाभ और सीमांत किसान परिवारों की खुशहाली में ही कृषि की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आज दीक्षित विद्यार्थी प्राप्त की गई शिक्षा से अपने परिवार के साथ संपूर्ण समाज के कल्याण में योगदान देंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि संकाय में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान का लाभ कृषि को उन्नत बनाने में मिलेगा। दीक्षांत समारोह में 4 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 14 को शोध उपाधियां पीएचडी समेत 321 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 303 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधियां प्रदान की गईं। मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि जब कृषि विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं और जलवायु परिवर्तन अप्रभावित होने वाली ऐसी कृषि तकनीकें खोजें जिससे सूखे और अतिवर्षा की स्थिति में भी किसानों को अच्छा उत्पादन मिल सके। कृषि जागरूकता कार्यक्रम। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल की राह में छात्राओं ने बैतूल बाजार में स्वच्छता जागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया और ग्रामीणों को स्वच्छता संबंधी संदेशों से अवगत कराया। इन दिनों कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में राबे की छात्राएं 6 माह के ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव हेतु आई हुई हैं, जिनके द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के अंगीकृत ग्राम बैतूल बाजार और मिलानपुर में विगत 2 दिन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पशु स्वास्थ्य शिविर जिसमें प्रमुखता से रहा, इसके अंतर्गत पशुपालकों को पहले प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद दोनों गांव के पशुओं को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण कराया गया। साथ ही राबे छात्राओं द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें नुक्कड़ नाटक और रैली और गांव के पंचायत, स्कूल और अन्य स्वच्छता संबंधी संदेश ग्रामीणों को दिए गए, जिसमें गाँव में कृषक पर क्षेत्रों पर पशुशालाओं पर स्वच्छता का संदेश दिया गया ताकि पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप न हो और पशुओं को बचाया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी में प्रशिक्षण का आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी द्वारा निकरा परियोजना के अंतर्गत रबी पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पडरिया विकासखंड समनापुर में किया गया। इसमें लगभग 50 कृषक एवं कृषक महिलाएं लाभान्वित हुईं। प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी पीएल अंबुलकर के मार्गदर्शन में एवं वैज्ञानिक गीता सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन की इस समस्या से बचने और बचाने का सामूहिक रूप से प्रयास होना चाहिए। किसानों को जैविक तत्व का उपयोग करना चाहिए, जिससे खेती बाड़ी पर लागत कम आए और फसल के लाभदायी दाम भी बाजार में मिल सके। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। लहसुन की बुआई के लिए डिबलर। लहसुन की बुआई 30 से 40 मिलीमीटर की गहराई पर की जाती है तथा पंक्तियों और पौधों के बीच वांछित अंतर बनाए रखा जाता है। 1 हेक्टेयर में लहसुन की बुआई के लिए लगभग 15 से 20 मजदूरों की आवश्यकता होती है।
किसान उच्च बीज दर और मौजूदा बीज ड्रिल द्वारा असमान बुआई के कारण मजदूरों द्वारा बुआई को प्राथमिकता देते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सटीक बुआई के लिए एक ट्रैक्टर से तैयार 8 पंक्ति लहसुन डिब्बलर विकसित किया गया है। यह मशीन लहसुन की बुआई बीज से बीज और पंक्ति से पंक्ति में क्रमशः 100 और 150 मिलीमीटर की दूरी पर करने में सक्षम होती है। इस मशीन से लहसुन की बुआई 40 से 60 मिलीमीटर की गहराई तक जाती है। विकसित मशीन को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की अग्रगति पर चलाया जाता है। इस मशीन से 4 से 5 घंटे में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जा सकती है। इस मशीन के संचालन की लागत 3500 से 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां हमने आपको दी हैं, वो निश्चित तौर पर आपकी खेती को लाभकर बनाने की सिद्ध होंगी। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो या फिर दोबारा देखना चाहते हो तो कल सुबह 7:30 पर आप हमारा पुनः प्रसारण देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।